लगातार 2 साल तक क्लास में टॉप आकर मैंने अपनी धाक पूरे कॉलेज में बैठा ली। अब न सिर्फ मेरी क्लास की बल्कि पूरे कॉलेज की कई लड़कियां मेरी दोस्त थीं। उनमें से कई लड़कियां अपनी मर्जी से तन्हाई में मेरे करीब आकर मेरे साथ हम बिस्तर हुईं। वह खिलते गुलाब के ताज़ा फूल की तरह थीं। मुझसे 2 साल जूनियर फातिमा, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर। उस खिलते गुलाब के आसपास मैं अपनी आदत के मुताबिक मंडराने लगा था। बहुत जल्द मैंने फातिमा से अपनी दोस्ती और फिर प्यार का इजहार किया, जिसे उसने शर्मा कर कबूल भी कर लिया था। हाँ, यह सच था कि मुझे फातिमा से प्यार हो गया था और जल्द ही हमारे प्यार के अफसाने सारे कॉलेज में चर्चा की बात हो गए थे। फातिमा भी अपना पूरा प्यार मुझ पर उड़ेल रही थी और यह उसके प्यार का ही असर था कि मैं अब उससे मिलने के बाद किसी दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर नहीं गया। भले ही फातिमा ने मुझे प्यार सिखा दिया हो, पर मेरे जिस्म को दिया गया श्रुति का ज्वर उतरा न था और इस ज्वर ने उस दिन अपना असर दिखाया। जब फातिमा दोपहर की तन्हाई में मुझसे मिलने मेरे कमरे पर आई, आज उसने मटमैले ग्रे रंग का कुर्ता पहना हुआ था, जिस पर काले रंग की गुड़हल की पत्तियों की तरह बनावट थी और उस कुर्ते के नीचे काली सलवार। उसका गोरा बदन इस लिबास में उबल उबल पड़ रहा था। आज पहली बार फातिमा मेरे साथ बिस्तर पर थी। उसके नाजुक अंगों से होता हुआ मेरा हाथ उसकी सलवार तक पहुंचा ही था कि तभी मेरा हाथ पकड़कर वह बोली, नहीं सोहन, यह नहीं। उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए मैं बोला, फातिमा क्या हुआ, मुझसे प्यार नहीं करती? सोहन, बहुत बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। इतना कहकर मेरे हाथ को उसने अपनी छाती पर रख लिया। फातिमा के उभारों को सहलाकर मैं वापस उसकी सलवार खोलने की कोशिश करते हुए बोला, जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर जिस्मों में दूरियां क्यों? फातिमा बोली, जिस्मों में दूरियां इसलिए क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई है। फिर मेरे हाथ को अपने उभारों पर रखते हुए वह बोली, मेरे प्यारे प्रेमी, जब तक आप हमारे पति नहीं बन जाते तब तक इसी से काम चलाओ। इतना कहकर फातिमा खिलखिलाकर हंस पड़ी और मैं उस निश्चल हंसी में डूब गया। फातिमा वह पहली लड़की थी जो मेरे साथ बिस्तर पर लेटकर भी उतनी ही दूर थी जितनी लड़की किसी मर्द के साथ बिस्तर पर बिना लेटे हुए होती है। भले ही मैं फातिमा से टूटकर प्यार करने लगा था, पर श्रुति के दिए ज्वर से आज़ाद ना हो सका था। उस शाम फातिमा के जाने के बाद इस ज्वर ने अपना भयंकर रूप दिखाया और मैं इसे शांत करने के लिए जिस्म की तलाश करने लगा। इसी हाल में मुझे अपना दोस्त करण मिला। मेरा चेहरा देखकर वह मेरी हालत समझ गया और मेरे कुछ कहने से पहले ही बोला, देख सोहन, कॉलेज की किसी लड़की से कतई नहीं, वरना फातिमा भाभी का दिल टूट जाएगा। फिर मैंने बेचैनी से पूछा, एक लड़की को मैं जानता हूँ जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही है। खूबसूरत इतनी है कि अप्सरा शर्मा जाए। अपने खर्चे के लिए कभी कभी किसी लड़के को बुला लेती है। एक बार मैं गया था, जन्नत का मज़ा मिला था। तू कहे तो मैं बात करूं, अगर उसे ज़रूरत होगी तो बुला लेगी। हाँ, थोड़ी उम्र में ज़्यादा है हमसे। मैं कुछ बोल ना सका, बस इकरार में सर हिलाकर रह गया। फिर करण पास के पीसीओ में जाकर किसी से बात करता रहा। कोई 2-3 बार फ़ोन किया, फिर मेरे पास आकर एक आंख दबाते हुए बोला, चल उठ, जा, तेरा काम हो गया, उसने बुलाया है। अगले ही पल उसने कागज़ पर उस लड़की का पता लिखकर थमा दिया और बोला कि पैसे लेकर जाना। दरवाजे पर लगी कुंडी में 2-3 बार खटखटाई। उसके बाद जब दरवाज़ा खुला तो एक सांवली सी ठिगनी लड़की सामने खड़ी थी। होंठों पर सवाल किए, किससे मिलना है? जी। मैं हकला कर रह गया। वैसे भी सामने खड़ी लड़की को देखकर मैं मन ही मन करण को 1000 गालियां दे चुका था। मुझे हकलाते हुए देखकर वह गुस्से से बोली, ओह, ये लड़की बाज नहीं आने वाली। फिर वह चिल्ला कर बोली, ओए बाहर आ। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई।
जाते जाते उसने दरवाजे को भी बंद कर दिया था। मुझे अभी कमरे में खड़े 1-2 मिनट ही हुए थे कि अपने गीले बालों को तौलिए से सुखाते हुए वह आ गई। जैसे ही उसने बाल पीछे करके सिर उठाकर मुझे देखा, मेरे मुंह से निकला, श्रुति। कुछ पल वह मुझे खामोश खड़ी निहारती रही, फिर दौड़कर मुझे गले लगाकर बोली, ओह सोहन, तुम हो? हाँ मैं हूँ। मैं उसे अपने से परे धकेलते हुए बोला। श्रुति वापस आकर मेरे गले से लगते हुए बोली, सोहन, कितने दिनों बाद हम देख रहे हैं आपको, यकीन ही नहीं होता। यकीन तो मुझे भी नहीं होता श्रुति कि तुम इस हद तक गिर गई हो। किस हद तक सोहन? ओह, यह तुम क्या कह रहे हो? आज कितने दिनों बाद मिले हो और ये क्या बातें करने लगे? वही बातें श्रुति जो करनी चाहिए। तुम अपने जिस्म का ज्वर उतारने के लिए उस जिस्म को मर्दों के आगे बेचती हो। क्या इसे गिरना नहीं कहते? सोहन, तुम समझ नहीं रहे। तुम्हें कैसे बताऊं कि यह पढ़ाई, यह पीएचडी, इसमें कितने पैसे लगते हैं? यह सब कहाँ से आता? जबकि घर वाले मेरी शादी बीए के बाद ही कर देना चाहते थे, पर मैं पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। तो दोस्तों, इस तरह से अपनी पढ़ाई के लिए श्रुति ने अपना जिस्म बेचना चालू कर दिया। और आगे क्या होगा श्रुति के साथ, अंतिम भाग में बताएंगे। ख्याल रखना दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलते हैं दोस्तों अंतिम भाग और अगले भाग की तरफ। अगर दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहना और साथ ही साथ अगले भाग के लिए कमेंट करते रहना, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अगला भाग अपलोड करूं। दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी सारी स्टोरी सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।